Hi everyone, this is Shazir Rafiq. In today's video, we are going to discuss another chapter from IGCSE O Levels Business Studies, that is motivating workers. Now, before starting with the topic, we need to understand what is the importance of motivation and how different countries practices to motivate their employees. देखिए एक चीज़ तो कॉमन है कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है. मोटिवेशन ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉइज़ को रिटेन किया जाए लंबे अरसे तक अपने एम्प्लॉइज़ के साथ. क्योंकि आपको पता है कि जब कोई एम्प्लॉई लंबे अरसे तक अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टेड रहता है तो वो कंपनी का एसेट बन जाता है और वो कंपनी के साथ एक लॉयल्टी बिल्ड कर जाता है. तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब एम्प्लॉई जो है वो मोटिवेटेड हो. अब इस चीज़ को देखने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ has been undertaken to try to explain what motivates workers. तो उस पर हमें पता चला कि वर्कर्स के पास दोनों लेवल ऑफ मोटिवेशन आते हैं कि वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड से भी और वर्कर मोटिवेट होता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड से भी. तो फिर रिसर्चर्स ने जब इसको फर्दर स्टडी किया तो पता ये चला कि वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नीड्स and respond to different motivational factors. तो इससे पता, और ये क्यों ज़रूरी है पता करना कि भाई डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं और उनकी डिफरेंट नीड्स हैं. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आर द कॉरपोरेशंस दैट एम्प्लॉय एथिकली एंड कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स. उनके पास जो वर्क फोर्स काम कर रही होती है वो डाइवर्स होती है, डिफरेंट कंट्रीज से होती है. तो उनको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर तो वर्कर्स को रिटेन करना है तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली देयर नीड एंड वांट्स, हाउ टू मेक देम हैप्पी सो दैट दे कैन स्टे विद देम फॉर द लॉन्गर रन. So this is why the companies actually work on motivational factors to motivate their employees so that they can retain them for the longer period of time. अभी बहुत सारी स्टडीज से अब पता ही चलता है कि जैसे कंट्री थाईलैंड है, थाईलैंड में जो वर्कर्स हैं दे आर दे गेट मोटिवेटेड थ्रू मोर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. लेकिन अगर आप वर्कर्स को देखें इन चाइना या फिर आप साउथ कोरियन एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनके लिए मोटिवेशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ज़्यादा जो है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट से आता है. सेंस ऑफ अचीवमेंट में सेंस ऑफ अचीवमेंट इज बेसिकली एट वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और वो क्या करता है बेसिकली दैट इट ब्रिंग ग्रेट सेल्फ फुलफिलमेंट टू देम. वो उनके लिए एक सेल्फ फुलफिलमेंट लेकर आता है. वो उनके लिए एक रिकग्निशन है, अचीवमेंट है, वो उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैपनीज़ वर्कर्स की, तो जैपनीज़ वर्कर्स के लिए जो है वो अगेन रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पर क्या होता है कि जैपनीज़ एंटरप्राइजेस क्या करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडल्स देती हैं और उनको अपलॉज करती हैं जब उनको रिकग्नाइज़ करना हो. क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जब जैपनीज़ एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल बोनसेस या फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं तो दे माइट गेट एंग्री. तो उनके लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ज़्यादा जो है वो रिकग्निशन इम्पॉर्टेंट है. चाइनीज़ के लिए मैंने आपसे कहा कि सेंस ऑफ अचीवमेंट इम्पॉर्टेंट है. थाई वर्कर्स के लिए जो है वो मनी इज़ द ओनली मोटिवेटर है, यानी कि उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर इकोनॉमी के जो लोग होते हैं, हर कंट्री के जो लोग होते हैं, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं टू गेट मोटिवेटेड वो डिफरेंट है. अच्छा, अब देखें, अब मैंने भी आपसे डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स, इस पर हमने डिस्कस किया. उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि पीपल वर्क फॉर सेवरल रीजंस. अब देखें, ये वही रीजंस को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया. कुछ लोग काम करना पसंद करते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पैसा चाहिए. जैसे मैंने अभी आपसे थाई वर्कर्स की बात करी, तो दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम हायर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स.
तो वो जब पैसा कमाते हैं तो उस पैसे को अपनी अपनी ज़रूरियात पे, जो अपनी नीड्स एंड वांट्स होती हैं उस पर स्पेंड करते हैं, जिससे दे गेट सेटिस्फाइड. तो दे बेसिकली वर्क टू फुलफिल देयर या सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स इन पर्टिकुलर. ये तो एक कैटेगरी ऑफ लोग हो गए. दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग कौन से हैं? जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, कि आज काम कर लेते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं, ताकि फिर आगे जाकर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है. कोई आज अगर कल को हमारी जॉब ख़त्म हो जाती है तो वी शुड हैव इनफ मनी ऑन इन सेविंग्स दैट वी कुड हैव स्पेंड आवर लाइफ. तो हैविंग अ जॉब मीन्स दैट दे कैन ऑलवेज मेंटेन और ग्रो दैट लिविंग स्टैंडर्ड, या तो कम से कम मेंटेन करें बुरे वक्तों के अंदर. अभी कोविड में आपने देखा बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई. तो उसमें देखें वो बिजनेसेस सस्टेन किए जिनके पास कुछ बैकअप था, या वो लोग सस्टेन किए जिनके पास कुछ सेविंग्स थे. तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को उन्होंने मेंटेन किया. उस टाइम पे मेंटेनेंस ज़रूरत थी, उस वक्त ग्रोथ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए. फिर देखें लोग क्यों मोटिवेटेड, या क्यों किस तरीके से जो है वो अपनी ज़रूरियात को मीट कर सकते हैं, या दे गेट मोटिवेटेड. वाई डू दे गेट मोटिवेटेड? दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम गेन एक्सपीरियंस एंड स्टेटस. स्टेटस उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है. वर्क अलाउज पीपल टू गेट बेटर एट जॉब, बेटर जॉब एफिशिएंसी, लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं. दे डू एंड अर्न अ रेप्यूटेबल स्टेटस. हम अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो हम देखता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में लोग जो है वो स्टेटस पे काम कर रहे होते हैं, उनकी डेजिग्नेशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं. तो द हायर द positions and designations in the hierarchy, basically that gives them more motivation and confidence. और फिर ये स्टेटस जो है वो इनका सोसाइटी में भी रिकग्नाइजेबल होता है, तो अल्टीमेटली इट गिव्स देम मोर मोटिवेशन टू वर्क. और हैव जॉब सेटिस्फैक्शन. people also work for satisfaction, because it is considerable that you are sitting back at home and you do not have anything to do. तो बहुत अच्छा लगता है ये बताना कि यू आर डूइंग समथिंग. तो कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों के पास, आप देख लें जो ओल्ड एज होता है उनके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होती है कि दे आर डूइंग समथिंग, दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन डूइंग समथिंग. तो दैट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन, एंड दैट सेटिस्फैक्शन बेसिकली मोटिवेट्स देम. तो पीपल वर्क फॉर सेवरल रीजन्स एंड दैट ऑल आर द रीजन्स फॉर बीइंग मोटिवेटेड. तो मोटिवेटेड होने के लिए आपको काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन लोगों की प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करती हैं, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़. इस पे डिफरेंट देखें थ्योरीज पे अभी हमने बात करी कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ओपिनियन. तो कुछ जो है वो रिसर्च कंडक्ट किए गए दुनिया भर में. तो उसमें से एक रिसर्चर जो थे जिनका नाम था फेडरिक डब्ल्यू टेलर. यस, फेडरिक डब्ल्यू टेलर वॉज वन ऑफ द रिसर्चर जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. और ये जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी मोटिवेशन से रिलेटेड, ये इनका जो काम था वो था 1856 से लेकर 1917. ये वो टाइम पीरियड था कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रिलेटेड काम किया. अच्छा, अगर आप एक बात नोट करें यहाँ पर, तो ये वही टाइम पीरियड है कि जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो रहा था. तो इन्होंने क्या किया कि भाई टेलर बेस्ड हिज आइडिया ऑन द अजम्पशन दैट वर्कर्स वर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन्स, मेनली मनी, एंड दैट इंक्रीजिंग पे वुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इससे पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है. पहले उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. देखें, टेलर्स मेड द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू एनालाइज वर्कर्स मोटिवेशन. और ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया, ये वो टाइम पीरियड था जब उसने ये सोचना शुरू किया था. ही वॉन्टेड टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द बेस्ट वे टू इंक्रीज वर्कर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. और टेलर्स की जो रिसर्च टेक्निक्स थी वो आज भी हमें इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं. वो क्या है, ज़रा उस पर हम बैठ के बात करेंगे. इन रिसर्च टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी? दे इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग एन आइडिया और हाइपोथेसिस, स्टडिंग एंड रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस एट वर्क. तो इसने क्या किया कि लोगों को जज करना शुरू किया. डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाता था,
वहाँ पर ये देखता था कि लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, ताकि उनका एक सैम्पल साइज बना सके। और फिर जो है जैसे कि उनमें जो बेस्ट काम कर रहे होते थे, उनको ये टास्क दिया जाता था कि बाकी जो लोग हैं उनको अब वो ट्रेन करें। तो ट्रेनिंग का जो पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट था, या ऑल्टरिंग ऑफ वर्किंग मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर वो क्या करता था, उसको री रिकॉर्ड करता था उनकी परफॉर्मेंस को, ये देखने के लिए कि इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इस पूरी अप्रोच को हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। तभी हम टेलर की थ्योरी को, यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी है कि इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसने लोगों को एक ऑब्जर्व किया, इसने स्टडी किया, रिकॉर्ड किया उनकी परफॉर्मेंस को, देखा कि किस तरीके से काम करते हैं, ये पहला स्टेप था। फिर उनमें से जो बेस्ट मेथड, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती थी, उनको वो क्या करता था कि वर्किंग मेथड्स को जो है वो लोगों को ट्रेन करता था। और जब लोग ट्रेन हो जाते थे, फिर उनकी परफॉर्मेंस को री रिकॉर्ड करता था। तो देखें ये 3 स्टेप्स में डिवाइड हुआ। पहला स्टेप था कि उसने पहले लोगों की वर्किंग को रिकॉर्ड किया, फिर उनमें से जो प्रॉब्लम्स थी उनको हाईलाइट किया, उन प्रॉब्लम्स को उसने फिक्स किया, और फिर लोगों को कहा कि भाई अब तुम काम करो, उसको री रिकॉर्ड किया। तो ये 3 उसने काम किए। इस पूरी अप्रोच को हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, या साइंटिफिक मैनेजमेंट। तभी हम कहते हैं कि भाई टेलर की जो थ्योरी थी, इट वाज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच थी। अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे बेनिफिट क्या मिले? तो जो टेलर का जो एम था ना, टेलर एम वाज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी। जो लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी को रिड्यूस करना चाहता था, तो क्या उसने वो रिड्यूस की? इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जब उसने ये देखना शुरू किया ना कि वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन वो वर्कर्स जो थे वो उनमें प्रॉब्लम्स थी, वो गलत काम भी कर रहे थे, कुछ बहुत ओल्ड मेथड से काम कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि वर्कर्स ट्रेंड नहीं थे, स्पेशलाइज नहीं थे। तो ये उसकी फाइंडिंग थी सबसे पहली। दूसरा जो उसकी फाइंडिंग थी ना, वो ये थी कि जो वर्कर्स हैं उनको जो लीड कर रहा है, जो उनका सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, उसके पास भी इनफ ट्रेनिंग नहीं है कि वो वर्कर्स को बता सके कि भाई तुम गलत कर रहे हो, या तुम बहुत स्लो कर रहे हो, तुम ओल्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हो। अच्छा, तीसरा जो उसकी फाइंडिंग थी ना, वो ये थी कि जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज होता था, वो बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल था। यानी कि क्योंकि उस वक्त कोई फॉर्मल सिस्टम सिलेक्शन का नहीं डिफाइंड था, तो आप किसी भी बंदे को किसी भी पोजीशन पर हायर कर लेते थे। तो जो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल था, इनएप्रोप्रिएट था, जिसकी वजह से क्या होता था कि भाई गलत पोजीशन पे गलत लोग बैठ जाते थे, उनको उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती थी, तो अल्टीमेटली आपका लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाता था। अच्छा, उसमें एक और भी फाइंडिंग थी इसकी कि मोस्ट वर्कर्स वर रिक्रूटेड ऑन अ डेली बेसिस विथ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी इसके अंदर। अब टेलर की जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि उसने भाई ये चीज़ें ऑब्जर्व करी, और ऑब्वियसली देखें जब आप चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं तभी आप उसका बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसी वर्कर्स ने अपनी इस थ्योरी में यहाँ पर लिखा कि वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन्स। अब पहले तो वर्कर्स को आपने उसने देखे अपनी थ्योरी के थ्रू उसने क्या किया, वर्कर को रीस्ट्रक्चर किया, उनको रीट्रेन किया, उनको मेथड्स बताए, जो लैकिंग थी वो प्रॉब्लम्स बताए। रीट्रेन करने के बाद उनको फिर उसने जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को री रिकॉर्ड किया। तो इससे क्या पता चला कि उसका लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी लोगों का, इससे का जो है इनएफिशिएंसी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता। तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट थे। देखें से बिजनेस मैनेजर्स बहुत ज़्यादा इससे इन्फेसाइज हुए। एक तो हमें ये भी पता चला कि बिजनेस मैनेजर जो थे वो खुद इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे, तो वो खुद भी ट्रेंड हुए फिर। तो इससे देखिए सिस्टम के अंदर चेंजेस आना शुरू कर दिए। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ना, उसने कहा कि भाई मनी इज़ द ओनली मोटिवेटर। क्योंकि देखिए उस टाइम पर दुनिया के अंदर मैंने आपसे कहा कि सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि इतने ज़्यादा आपको रिवॉर्ड नहीं मिलते सेकेंडरी सेक्टर के कंपैरिजन में।
तो पीपल वांट वर्क, लोगों को पैसा चाहिए था काम करने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए, एंड पीपल वर विलिंग टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स इफ दे गेट हायर पे। अच्छा, उस वक्त एक और भी प्रॉब्लम थी कि जो सिस्टम यानी कि बिजनेसेस ऑफर करते थे अपने वर्कर्स को, वो आर्ली वेज करते थे। आर्ली वेज यानी कि भाई जितने घंटे काम करो उतने घंटे के पैसे ले लो। तो उसने कहा कि नहीं यार, ये प्रोडक्शन के लिए इनएफिशिएंट है, आप इसको कन्वर्ट करें पीस रेट में। पीस रेट में आप इसको कन्वर्ट करें। पीस रेट का मतलब ये है कि भाई जितने यूनिट्स तुम प्रोड्यूस करोगे उतने अमाउंट तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वो वर्कर्स जो कि पहले टाइम वेस्ट करते थे और पैसे लेके चले जाते थे, अब वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे जब तक उनको पैसा, उनकी सैलरीज नहीं मिलेंगी। तो ये इससे क्या होगा, इससे इनकरेज हुआ हाई आउटपुट, इससे इनकरेज हुआ बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट। ऑटोमेटिकली देखें एफिशिएंसी लेवल बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जहाँ पर इसका बेनिफिट है वहाँ पर इसका ड्रॉबैक भी है कि फिर प्रोड्यूसर ज़्यादा या फिर वर्कर ज़्यादा फोकस करेंगे आउटपुट पे, तो इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल हो सकता है। तो वो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि इसने कहा कि वर्कर्स को अगर आपने ज़्यादा काम करवाना है तो फिर आप उसको ओवर टाइम भी पे करें, तो दे विल वर्क हार्ड। तो लेकिन आपको ये बात पता है कि, और हमें भी ये बात पता है कि ये जो सिचुएशन उसने बताई ना डब्ल्यू टेलर ने, ये उस वक्त तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट थी, आज भी इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि आज ये टेक्निक्स यूज़ नहीं होती हैं और एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन कम हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले अगर इसकी जो एप्लीकेशन थी वो ये थी कि क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो रही थी, लोगों को पैसा चाहिए था काम करने के लिए, तो उस वक्त तो ये बात समझ आती है कि लोगों के लिए मनी इज़ द मोटिवेटर था। लेकिन जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो नाउ देयर प्रेफरेंसेस चेंजेस। तो जब प्रेफरेंसेस चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका जो अब जो है ना, वो पैसा आपका प्राइमरी फैक्टर नहीं होगा, वो सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है। और प्राइमरी फैक्टर हो सकता है आपके पास एक नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड आ जाए, जिसके बारे में डब्ल्यू टेलर ने कोई बात नहीं की। तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डब्ल्यू टेलर कि इसने पीस रेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पीस रेट की वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आज के ज़माने में कि जब आप देखते हैं कि लोगों की प्रेफरेंसेस सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि अदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हैं, तो इस सूरत में ये एक लिमिटेशन बन जाती है। एक्सेप्टेबल तो है लेकिन लिमिटेशन टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। जैसे हमने इनिशियली भी बात की थी, अगर आपको याद हो, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा कि भाई डिफरेंट कंट्रीज पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन। सम गेट मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई थाईलैंड के लोग जो है वो आज भी जो है दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। लेकिन जब हमने बात की साउथ कोरिया की, हमने बात की चाइनीज़ लोगों की, तो दे गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू नो रिकग्निशन। उनके लिए मोटिवेशन जो थी वो रिकग्निशन थी। सो सेम गोज़ विद आपके पास जो जैपनीज़ लोग हैं, दे वहाँ पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अगर दे दी जाएँ तो वर्कर्स माइट गेट एंग्री। अगर आप उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स विदाउट एनी रिकग्निशन दें, तो अप्लॉज करना, उनको स्टेटस देना, उनको मेडल्स देना, तो ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ डब्ल्यू टेलर, जिसने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया अपनी उस टाइम पीरियड के अंदर, कि जब इन पर्टिकुलर अमेरिका के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी इनएफिशिएंसी से। तो उसकी ये फाइंडिंग्स ने अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और उसके बाद फिर दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बूम दिया, बूस्ट दिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। लेकिन अगेन ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, और जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर हो गया, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। जैसे कि अभी आपने देखा कि दुनिया में पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। तो वहाँ से फिर आपकी ज़रूरी नहीं कि फिर वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ही मोटिवेटेड हो, दे नीड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एज वेल टू गेट मोटिवेटेड। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। सेकेंड जो थ्योरी थी वो हम बात करेंगे, दैट इज़ मैस्लो हिरार्की नीड्स, हिरार्की ऑफ नीड्स। बहुत ज़रूरी है इसको समझना भी। मैस्लो ने कहा कि पीपल आर नॉट
only motivated through financial rewards, they need non-financial rewards as well. और इस बात को पूरा करने के लिए मैस्लो ने क्या किया, एक पूरा हायरार्की सिस्टम बनाया. उसने कहा कि भाई आप देखें कि पीपल नीड्स एंड वांट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 5 ये है. इसने कहा भाई सबसे पहली ज़रूरत जो है ना वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स जिसे हम कहते हैं. फिजिकल नीड्स आपकी क्या होते हैं, दीज आर योर फिजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ. तो पहले तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ से स्टार्ट करें. तो इसमें देखें क्या है कि आप उनको इनफ वेजेस ऑफर करें ताकि वो अपनी इन ज़रूरियात को मीट कर सकें. ये क्या है, दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स. उसके बाद अगर लोगों की ये नीड मीट हो जाती है तो फिर वो मूव कर जाएंगे अगले लेवल पे, और ये कहलाती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट, ये क्या, ये उनकी डिमांड है, ये उनकी नीड है बेसिकली सिक्योरिटी. और ये आप कैसे ऑफर कर सकते हैं, बाय ऑफरिंग जॉब सिक्योरिटी. देखिए अगर आप वर्कर की जॉब को सिक्योर कर देते हैं तो दे हैव कंसिस्टेंट इनकम. कंसिस्टेंट इनकम होने की वजह से क्या होगा कि वो दे गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेंजर एंड पॉवर्टी एज वेल. जिन लोगों की ये भी नीड्स मीट कर जाती हैं तो अब वो मूव कर जाते हैं नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन पे, दैट इज सोशल नीड्स. अब सोशल नीड्स में क्या है कि आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, फ्रेंडशिप है, यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट इज़ योर सोशल नीड्स. और अब आप कैसे मिलेंगे कि वर्क कॉलीग्स डेट सपोर्ट एट यू एट वर्क. अच्छा, इसमें कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब कंपनीज इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, मल्टीनेशनल्स इन पर्टिकुलर, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की फॉर्म में या सोशल नीड्स को इनकरेज करने के लिए वो फैमिली ट्रिप्स ऑफ़र भी करती हैं, पेड हॉलीडेज़ भी देती हैं. तो ये क्यों करती हैं इनकरेज, ताकि क्योंकि उनको पता है कि लोगों की जो वांट है वो सोशल है. अब आप उस वांट को आप मीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे गेट सेटिस्फाइड, दे गेट मोटिवेटेड. और वो मोटिवेशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्टिविटी, वो बिजनेस में उनको देखने को मिलता है. तो अगेन सोशल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जब लोगों की ये नीड भी मीट कर जाती है तो फिर वो मूव कर जाते हैं अपर लेवल पे, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है स्टेटस, रिकग्निशन, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस. जब वर्कर को ये चीज़ चाहिए हो, स्टेटस चाहिए हो, रिकग्निशन, अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस, तो ये कहलाती है उसकी सेल्फ एस्टीम. और सेल्फ एस्टीम आपको कैसे मिलती है कि आप वर्कर को जो है जॉब उसको इनरिचमेंट करें, आप उसको प्रमोशन दें, और आप उसकी कंट्रोल, उसकी अथॉरिटी, वर्क डेलीगेशन, जो अभी आगे जो अगर हम पढ़ेंगे भी, तो इसके थ्रू क्या होता है कि उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ना शुरू हो जाती है. और फिर कुछ वर्कर जो है फिर वो आखिरी लेवल ऑफ मोटिवेशन पे पहुंच जाते हैं. बस एक बात जहन में रखिएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी भी परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता. ये टेम्परेरी होता है, यू गेट सेटिस्फाइड फॉर अ टाइम पीरियड, लेकिन उसके बाद फिर अगेन आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा. तभी ये हमारे पास फाइनल स्टेज है, क्योंकि ये कभी भी परमानेंटली मीट नहीं की जा सकती. अब इसमें आपको क्या है कि सक्सीडिंग योर फुल पोटेंशियल, फीलिंग दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल एंड पर्सनल रिवॉर्ड. अब आप उससे बियॉन्ड चले जाते हैं, अपने आप से बियॉन्ड चले जाते हैं. अब आपके लिए मोटिवेशन ये नहीं है कि आपने खुद क्या अचीव किया, बल्कि आपके लिए मोटिवेशन है कि यार मेरी वजह से सोसाइटी में क्या बेनिफिट मिला, या मैंने सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड किया. तो ये बात जहन में रखिएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हेन यू यूटिलाइज योर 100% पोटेंशियल, जब आप अपने 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ. दैट इज़ बियॉन्ड, कि आप समझें कि ये बियॉन्ड आपकी पर्सनल लेवल ऑफ बेनिफिट्स हैं, बल्कि ये बियॉन्ड चला जाता है कि अब आप अपने आप को बेनिफिट करने के बजाय पूरी आपकी वजह से सोसाइटी या कम्युनिटी या ओवरऑल जो है इकॉनमी को कुछ बेनिफिट होना शुरू हो जाए. तो अब आप अपने आप को कहाँ कंसिडर करेंगे, ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. व्हेन यू स्टार्ट यू गेटिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन
that you have achieved your potential, you have fulfilled your full potential, and you achieve your vision, your aim, your objective in your life. और यही वजह है कि लोग बहुत सारे फिर आप देखें कि इस लेवल पर आके बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करना शुरू कर देते हैं, NGOs ओपन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे हैव अचीव्ड लॉट इन देयर लाइफ, नाउ दे वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल, एंड दैट इज़ देयर पोटेंशियल. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन पीपल प्रायोरिटी चेंजेस. देखें बिल गेट्स की अगर बात करें, नाउ ही इज़ वर्किंग, ही इज़ रनिंग हिज ओन मेटिल्डा गेट्स चैरिटी NGO फॉर्म. तो इसी तरीके से आप दुनिया में जितने भी आप देखेंगे कि वो लोग जो कि अपने फुल पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर चुके हैं, नाउ दे आर डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट टू सोसाइटी. तो ये पूरा जो आइडिया था ये मैस्लो का था. मैस्लो गिव्स दिस आइडिया, और उसने कहा कि भाई मोटिवेशन जो है वो सिर्फ आपको पैसे से नहीं मिलती, बल्कि मोटिवेशन जो है वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं. तो पहले वाले अगर आप दो फैक्टर्स देखें ना, ये वाले जो फर्स्ट है और सेकंड है, अगर आप ये दो देखें तो इसके लिए तो आपको पैसा चाहिए, दीज आर योर फाइनेंशियल नीड्स. लेकिन बाकी वाले जो तीन आप देखेंगे 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं. तो दिस वाज द आइडिया दैट मैस्लो कम्स विद. मैस्लो ने कहा कि भाई कि देयर आर हायरार्की ऑफ नीड्स, shows the employees are motivated by each level of hierarchy, growing from bottom to top. जैसे हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Managers can identify which level their workers are on and then take the necessary action to advance them. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स किस लेवल पे मौजूद है, ताकि अब आपने उसको मोटिवेट करना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू ऑफर समथिंग ग्रेटर देन दैट. आपको एक स्टेप ऊपर अहेड जाना पड़ेगा. ठीक है जी. तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. यहाँ पर लिमिटेशन है कि अप्लाई टू एवरी वर्कर, सब पे अप्लाई नहीं होगा. फॉर सम एम्प्लॉइज, फॉर एग्जाम्पल, सोशल नीड्स आरंट इम्पॉर्टेंट बट दे वुड मोटिवेट बाय रिकग्नाइजिंग एंड एप्रिसिएशन. तो सोशल नीड्स ज़्यादा उनके लिए एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन है. जैसे अर्लियर और हमने जैपनीज़ एम्प्लॉइज़ की बात करी, उनके लिए रिकग्निशन इज़ इम्पॉर्टेंट दैन पेइंग यू नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है. इसकी एक बहुत बड़ी और भी लिमिटेशन है. अच्छा, ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत इसके लिए भी बहुत रिसर्च चाहिए होती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन सा वर्कर, मेरी कंपनी में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे हर एम्प्लॉय का ये जज करना हो कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पे इस वक्त कौन से लेवल ऑफ हायरार्की पे फॉल कर रहा है, ताकि मुझे उसको मोटिवेट करने के लिए ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल ऑफर करना पड़ेगा. तो ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल काम है. ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, विच इज़ अगेन नियर टू, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है फिर कंपनी के लिए. फिर हम बात करते हैं द थर्ड इज हेल्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. इसको समझने के लिए हमें पहले लोगों के मैं आपसे कुछ इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. अज्यूम करें कि भाई ये आपके पास 3 वर्कर्स कंडीशन है, ये 3 वर्कर्स हैं और इस वक्त एक वर्कर ऐसा है, एक वर्कर ऐसा है और एक वर्कर ऐसा है, हैप्पी. तो आपको देखें इससे पता क्या चल रहा है कि ये कौन है, ये सैड है, ये कौन है, ये जो है वो बस एवरेज है, ना सैड है ना हैप्पी है. तो इसको हम कह लेते हैं कि भाई सेटिस्फाइड है लेकिन मोटिवेटेड नहीं है. और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हैप्पी है यानी कि मोटिवेटेड है. ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, या आप अपने आप से भी कभी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपकी शक्ल कुछ ऐसी होती है. इसी तरीके से वर्कर्स की भी कुछ ऐसी हालत होती है कि व्हेन दे आर गोइंग टू वर्क दे आर एक्चुअली सैड. तो एक सैड वर्कर को एक जो है वो अनसेटिस्फाइड या फिर डीमोटिवेटेड वर्कर को आपने पहले सेटिस्फैक्शन पे कन्वर्ट करना है, उसको सेटिस्फाइड करना है. तो हेल्सबर्ग ने कहा कि भाई इसके लिए आप उसको ऑफर करें हाइजीन फैक्टर्स. आप उसको ऑफर करें हाइजीन फैक्टर्स. तो वर्कर को सबसे पहले एक डीमोटिवेशन से मोटिवेशन पे तो आप डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, ये मोटिवेशन है बेसिकली.
तो एक डीमोटिवेशन फैक्टर से आप सबसे पहले उसको सेटिस्फैक्शन पे लेकर आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको हाइजीन फैक्टर्स ऑफर करने पड़ेंगे। हाइजीन फैक्टर्स क्या है, जैसे कि स्टेटस दें, सिक्योरिटी दें, वर्किंग कंडीशन अच्छी दें, कंपनी पॉलिसीज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दें, रिलेशन विद द सप्लायर्स बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, मोटिवेटिंग रिलेशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप देखें कि कुछ वर्कर्स, कुछ जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक इन नेचर होते हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, आगे से सुनते नहीं हैं। तो ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। कभी आप अपनी चलाएं, कभी उनकी सुने। तो इस टाइप का कुछ मॉडरेशन होनी चाहिए आपके मिजाज में, आपकी मैनेजमेंट स्टाइल के अंदर। सबऑर्डिनेट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, और सैलरी आपकी मार्केट टू द मार्केट, जो भी मार्केट नॉर्म्स एंड चल रहे हैं, मार्केट रेट चल रहा है उसके मुताबिक आपको पे करना चाहिए। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये बेसिक, ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं। प्राइमरी मतलब इसके बगैर तो आप आगे चल ही नहीं सकते। ये प्राइमरी फैक्टर्स हो गए आपके, विच आर मैंडेटरी। तो एक डिससेटिस्फाइड वर्कर को अगर आपने सेटिस्फाइड करना है, डीमोटिवेशन से सेटिस्फैक्शन पे लेकर आना है, तो उसने सबसे पहले आपको हाइजीन फैक्टर्स ऑफर करना है। फिर अगला काम होता है उसको मोटिवेशन का, वो यहाँ से यहाँ तक लेकर आने के लिए होता है। उसके लिए आपको देने पड़ते हैं मोटिवेटर्स, यानी कि ये अब आप उसको दें सेंस ऑफ अचीवमेंट दें, रिकग्निशन दें, ग्रोथ पोटेंशियल दें, प्रमोशन दें, उसको उसको अपॉर्चुनिटी दें कि भाई तुम ये टास्क कर सकते हो एंड यू हैव टू डू इट विदाउट सुपरवाइजिंग एवरी टाइम एंड डिक्टेटिंग एवरी टाइम। ट्राई टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट, उनसे भी तो कुछ इनपुट लें। तो ये आपको वर्क इट सेल्फ से आपको मिलेगा। तो हेजबर्ग ने कहा कि भाई हाइजीन फैक्टर्स आर नीडेड टू सेटिस्फैक्शन, जैसे अभी हमने कहा। इफ नॉट दे विल एक्ट एज अ डीमोटिवेटर, ये भी हमने ऑलरेडी देखा। हाउ एवर hygiene factors don't act as a motivators, and their effect quickly aware of. Motivators will truly motivate workers to work more effectively. ये बात हमने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाई भी कि सबसे पहले आप डायरेक्टली कभी भी डीमोटिवेटिंग एम्प्लॉय को मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट देम, इज टू सेटिस्फाई देम, एंड द अदर स्टेप इज टू नाउ टू मोटिवेट देम। तो इट्स अ टू वे थ्योरी। तभी हेजबर्ग को हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो पहला फैक्टर आपके पास हाइजीन फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और अगला फैक्टर जो था वो मोटिवेटर्स फैक्टर इंट्रोड्यूस किए। अगर आप इस टू फैक्टर थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में देखें और इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपको देखेगा कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं बेसिकली मैस्लो के जो फर्स्ट टू स्टेजेस थे, जिसमें उसने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात करी, उसने सिक्योरिटी पे बात करी, तो वो बेसिकली क्या था, वो हाइजीन फैक्टर्स थे। और अगर आप इसको और डिटेल में जाएं तो जो अदर थ्री फैक्टर्स थे, जिसमें सोशल नीड्स थी, जिसमें सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, वो बेसिकली आपके पास मोटिवेशन से आती है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो दो फैक्टर्स, तो वहाँ पर उसने नीड्स एंड वांट्स को 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया, यहाँ पर इसने उसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो दिस वॉज हेजबर्ग फॉर यू टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज। तो गाइज यहाँ पर हमारा मोटिवेशनल थ्योरीज का जो हमारी थ्योरीज थी, वो 3 थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि मोटिवेशनल थ्योरीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियल आपसे कहा था कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है उसने फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जबकि मैस्लो और हेजबर्ग के अंदर जो उसने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को दोनों को बैलेंस लेके चला, लेकिन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को उसने ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो सबसे पहले हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स में हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास वेजेस है। वेजेस हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट को पे की जाती है, वीकली बेसिस पे की जाती है, डेली बेसिस पे भी पे की जा सकती है। और वेजेस हमेशा पे की जाती है हमेशा उन वर्कर्स को जो कि अनस्किल्ड होते हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स के लिए मंथली सैलरीज होती हैं और रेम्यूनरेशंस होते हैं। उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगला पॉइंट ही हमारे पास वो है। अब वेजेस में वी हैव 2 टाइप्स, एक आपके पास टाइम रेट है, एक आपके पास पीस रेट है। जो टाइम रेट आपके पास है बेटे, टाइम रेट का मतलब होता है कि आप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स वर्क। ज़्यादातर टाइम रेट जो आपको देखने को मिलता है ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, टर्शरी सेक्टर में जो मेथड ऑफ पेमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट पे किया जाता है वो टाइम रेट किया जाता है।
सिमिलरली अगर आप बात करें पीस रेट की, तो पीस रेट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पीस रेट आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो आपको सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है, जहाँ पर वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है ज़्यादा आउटपुट बनाने के लिए। और टाइम तो वहाँ पर उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलते, उनको टाइमिंग के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलते, उनको आउटपुट के हिसाब से जो जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से पेमेंट की जाती है। अगला मेथड आपके पास फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में सैलरीज मैंने पहले डिस्कस किया है, ये मंथली या एनुअल बेसिस पे भी होती है। एनुअल को आप 12 में डिवाइड कर दें तो मंथली बेसिस पे भी हो गई। अगला मेथड आपके पास है कमीशन बेस्ड। याद रखिएगा कमीशन ये दिया जाता है सेल्स पर्सन को। ये हर बिजनेस में, हर डिपार्टमेंट के, हर एम्प्लॉय के लिए नहीं होता। ये मेनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर्सन को ऑफ़र किया जाता है कि भाई जितने यूनिट्स तुम बेच रहे हो, हर यूनिट पे हम तुम्हें कुछ परसेंटेज ऑफ़र करेंगे या कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ़र करेंगे, दैट इज़ योर कमीशन। Although this will encourage sales person to sell more products and increase profits, तो वो अपने लिए भी इनकम जनरेट करेगा और आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेगा आपको। बोनसेस कंपनी एडिशनल अमाउंट पे करती है अपने वर्कर्स को। इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन बोनस एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। बोनस कंपनी में सबको मिलेगा, अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया तो बोनस सबको मिलेगा, चाहे उसमें अंडर परफॉर्मर थे, ओवर परफॉर्मर थे, जिन्होंने परफॉर्म बिल्कुल एवरेज किया उनको भी बोनस सबको मिलता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिर्फ उसको मिलती है जो कि परफॉर्म करता है। कंपनीज क्या करती हैं, वर्कर्स को के अप्रेजल सिस्टम रखती है उनको अप्रेज करने के लिए, और उनकी पूरी जजमेंट होती है, उनका डिसिप्लिन चेक किया जाता है, उनकी उनको उनकी उनकी टाइमली सबमिशन ऑफ डेडलाइंस चेक की जाती है, उनका इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस देखा जाता है, और फिर ये वर्कर्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस दिया जाता है आफ्टर ऑब्जर्विंग। तो ये एक एडिशनल पे रेज होता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, परफॉर्मेंस की बेसिस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट शेयरिंग, whereby proportion of the company's profit is distributed to workers. Workers will be motivated so that a higher profit is made. Again, अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पर वर्कर एक एसेट बन चुका होता है कंपनी के लिए, और कंपनी को पता होती है उस वर्कर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसको रिटेन करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, उनको प्रॉफिट शेयरिंग कर देते हैं। जैसे कि जो लिमिटेड पार्टनरशिप्स होती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप्स में क्या होता है कि जो उनके मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वही उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली। तो वो ज़्यादातर उनके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। अच्छा, उसमें वो क्या कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने जो डिपार्टमेंट हेड्स होती हैं उनको पार्टनरशिप ऑफर कर देती हैं कि भाई कम आपकी जो सैलरीज आपको मिल रही हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो मिलते रहेंगे, लेकिन कंपनी साल के आखिरी में जो प्रॉफिट जनरेट करेगा उसका भी पोर्शन आपको बीइंग अ मेंबर, बीइंग अ पार्टनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी आप ये समझते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि दुनिया में जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, ज़्यादातर आपको ऑडिट फर्म्स जो होती हैं, KPMG हो गया, डिलॉयट हो गया, ये सारी की सारी जो ये बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करती हैं। अच्छा, इसी तरीके से शेयर ओनरशिप, अभी मैंने जो आपको ऊपर एग्जांपल दी वो यहाँ पर भी सेट करती है कि अगर वो उनको अपना पार्टनर बना रहे हैं, तो पार्टनर बनाने का मकसद क्या है, कि पार्टनर बनाने का मकसद ये है कि भाई वो उनके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें, और इससे एम्प्लॉइज रिटेंशन बढ़ जाती है, लॉयल्टी लेवल बढ़ जाता है, और उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में वी हैव फ्रिंज बेनिफिट्स, जैसे कि कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, कंपनी ने फ्री हेल्थ केयर दे दिया, बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी, आपको फ्री अकोमोडेशन दे दी, हॉलीडे ट्रिप्स दे दिए ईयरली, और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, और साथ साथ जो है डिस्काउंट्स ऑन कंपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर दिए। ये सारे के सारे आपके पास नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। इसके अलावा भी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि कंपनी जॉब सेटिस्फेक्शन भी ऑफर करती है। जॉब सेटिस्फेक्शन में कंपनी क्या कर सकती है ताकि वर्कर्स देखें, एंजॉय करें अपने काम को। उसमें सबसे पहला काम कंपनी क्या कर सकती है, जॉब रोटेशन।
जॉब रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वर्कर्स, ये याद रखिएगा, जॉब रोटेशन हमेशा लो लेवल मैनेजमेंट पे ऑफर की जाती है। पहली चीज़, इसमें हम वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर सेमी स्किल्ड होता है, अनस्किल्ड होता है, तो उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में रोटेट करने में आसानी भी रहती है, उसको डिफरेंट स्किल्स सीखने में भी आसानी रहती है। कंपनी को बेनिफिट ये होता है कि कोई वर्कर अगर किसी डिपार्टमेंट में कम पड़ रहा है या एब्सेंट हो गया है तो दे हैव एन ऑल्टरनेटिव टू वर्क विद। तो जॉब रोटेशन से वर्कर्स की लेवल ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि उसके पास कि देखें एक ही, ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि एक ही काम करते करते भी वर्कर बोर हो जाता है। तो यहाँ पर उसके पास वैरायटी ऑफ वर्क होने की वजह से क्या होगा, दे गेट मोटिवेटेड। तो जॉब रोटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है जॉब इनलार्जमेंट। एक्स्ट्रा टास्क ऑफ सिमिलर लेवल ऑफ वर्क एडेड टू वर्कर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि वर्कर्स को प्रोमोशन दे दी जाती है। आप अगर मैनेजर थे तो आपको सीनियर मैनेजर बना दिया, सीनियर मैनेजर थे तो आपको जनरल मैनेजर बना दिया, जनरल मैनेजर थे तो आपको डायरेक्टर की पोजीशन पे ले गए। तो ये जो आप वर्टिकल ग्रोथ आप देख रहे हैं ना, वर्टिकल ग्रोथ, ये कहलाती है आपके पास जॉब इनलार्जमेंट। इसका अगला वर्ड है जॉब इनरिचमेंट। ये भी मोर और लेस ग्रोथ ही होती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो ही है, बस आपकी डेजिग्नेशन में अब वैरायटी ऑफ वर्क ऐड कर दिया जाता है। फॉर लेट सपोज आप एक अकाउंटेंट थे, पहले आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे थे, कंपनी आपसे रिक्वेस्ट करेगी और आपकी जो जेडी होगी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डाल देगी। तो कंपनी ये कंसिडर करेगी कि वैरायटी होने की वजह से आप एक काम से बोर नहीं होंगे, गलतियां कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि जॉब इनरिचमेंट कभी भी लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में ये डीमोटिवेट कर देगी। तो जॉब इनरिच करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको लंबे अरसे पे नहीं लेके जाना है, और लंबे अरसे में आपने हमेशा जॉब इनलार्जमेंट को ही कंसिडर करना है। टीम वर्क, ग्रुप ऑफ वर्कर्स को आप जो है वो एक टास्क पे लगा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, प्रोडक्ट और डेवलपमेंट। आपके पास एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट आया, आपने हर डिपार्टमेंट से कुछ कुछ लोगों को बुलाया, एचआर से बुलाया, फाइनेंस से बुलाया, मार्केटिंग से बुलाया, एडमिन से बुलाया, और उनकी एक टीम बना दी, वो पर्टिकुलर टास्क पे उनको लगा दिया। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो टीम वापस अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, अगेन सेंस ऑफ कमिटमेंट आपके पास आती है, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देती है, क्योंकि आप रेगुलर वाला काम नहीं कर रहे ना, यू हैव मोर वर्क टू डू विद। अच्छा, इसमें आपके पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्रेनिंग, वर्कर्स की ट्रेनिंग करवा दें, ये भी आगे जाकर हम चैप्टर 7 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, तो उसको हम वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग से क्या होता है, दोनों बेनिफिट है, वर्कर्स को स्किल अपग्रेड मिल जाता है, कंपनी को पॉलिश्ड और रीडिफाइंड वर्कर मिल जाता है। ड्रॉबैक कंपनी के लिए होता है कि वर्कर्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है कि या तो वो आपसे हायर सैलरी डिमांड करे या फिर आपको छोड़ के किसी और कंपनी में चला जाए। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन, हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रखें। अगर आपने उनको इनरिचमेंट नहीं दिखाई, जैसे अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया, अगर आपने उन्हीं में से लोगों को प्रमोट करके ऊपर नहीं लेके गया और उनके लिए एक रोल मॉडल नहीं डेवलप किया, तो वर्कर्स विल नेवर गेट सेटिस्फाइड, और अल्टीमेटली जैसे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी दे विल लीव यू। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिकमेंड इट टू अदर्स एज वेल। और जाते जाते बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी नई वीडियो मिलेगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।